डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आपको बधाई यदि आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं, क्योंकि आप मुस्कुराएंगे जब इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा यूज़फुल वीडियो 3 दिन पहले 18 तारीख को मुझे बताया गया। जामिया की आईआर एंड एरिया स्टडी एमए के लिए एंट्रेंस टेस्ट है और इस पर मुझे इतने रिक्वेस्ट आए तो मैंने सभी काम छोड़ के आज मैंने पूरा दिन भर लगभग इस पर लगाया है। और ये वीडियो एक स्पेशल वीडियो है। मुझे पूरा विश्वास है कि इससे आपको इतना हेल्प मिलेगा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद समझ पाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। इसमें मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे भी खासा आपको टिप्स देने की कोशिश की है। लास्ट मिनट टिप कहना इसको पूरी तरह सही नहीं होगा। इसमें मैं फुल फ्लेजेड पेपर 40 क्वेश्चन जो कि एक्चुअली 100 क्वेश्चन के बराबर है उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एक लॉन्ग वीडियो लेकिन आपके लिए बहुत बहुत यूजफुल। लेट अस बिगिन। Last minute tips with 40 important questions and subjective questions, and ये यूजफुल होगा सभी इंट्रेंस टेस्ट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, पर्टिकुलरली एसएयू के लिए तो बहुत ज्यादा। ये है इसका सिलेबस, और सिलेबस को डियर स्टूडेंट कभी भूलिएगा मत, क्योंकि ये सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन पूछता है। ऑफ कोर्स क्वेश्चन जो है थोड़े उटपटांग होते हैं, लेकिन सिलेबस से हिलता नहीं है जामिया। अब यहाँ देखिए क्या कर रहा है। इंटरनेशनल रिलेशन तो चलो इसका मतलब थ्योरी, इस पर कुछ पूछेंगे। डेवलपमेंटल स्टडीज कोई खास आपको कुछ मिलता नहीं। क्या इन्वायरमेंट से जरूर ये क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल है, पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड है, अभी जो स्कॉप हुए हैं 26 27, ये सब पूछ सकते हैं आपको। शर्मल शेख में लास्ट हुआ है इजिप्ट में। पॉलिटिकल ज्योग्राफी के काफी क्वेश्चन रहते हैं। पॉलिटिकल ज्योग्राफी मतलब कि ज्योग्राफी वो जो पॉलिटिक्स को अफेक्ट करती है। स्ट्रेट है, लार्जेस्ट लेक है, कोई पहाड़ है, नदी है, चोक पॉइंट है, जियो पॉलिटिकल जो सिनेरियो है, कोई गल्फ है, लाइक दैट, ये सब बहुत ज़्यादा पूछते हैं। उस पर भी मैंने क्वेश्चन बनाया है। मल्टीकल्चरलिज्म जानना चाहिए आपको। विल कैमेल्का की थ्योरी से लेके चार्ल्स टेलर के जो पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन है, विको पारे के, सब आपको जानना चाहिए, क्योंकि मल्टीकल्चरलिज्म पूछा जा रहा है। माइनॉरिटी राइट्स एंड ईटीसी इसके बारे में जानना है। ह्यूमन राइट्स से 2 3 4 क्वेश्चन ये हमेशा पूछते हैं। जितने भी ह्यूमन राइट कोवेनेंट्स है मैंने इस पर क्वेश्चन बनाया है, आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ग्लोबलाइजेशन से क्वेश्चन रहे। ग्लोबलाइजेशन क्या है, इसका क्या फीचर्स हैं, नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, वॉशिंगटन कंसेंसस क्या है, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम क्या है, इसमें रोल ऑफ आईएमएफ क्या है, ये सब चीजें जो है आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इन सब का रोल, डब्ल्यूटीओ का पूछा जाता है। थर्ड वर्ल्ड की जो अवधारणा है, किसने इसको क्वाइन किया है, इसको किसको कहते हैं, डिपेंडेंसी थ्योरी, ये सब इससे क्वेश्चन ये पूछते हैं। सिक्योरिटी स्टडी से इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे रीजनल सिक्योरिटी है, क्या कॉन्सेप्ट है, सिक्योरिटी रेजिम क्या है, लाइक दैट। पॉलिटिकल वायलेंस में आप जोहान गाल्टून का याद कीजिए। निगेटिव एंड पॉजिटिव पीस, स्ट्रक्चरल वायलेंस, उस टाइप की बातें आपको याद रखनी चाहिए। टेररिज्म से काफ़ी क्वेश्चन, काफ़ी तो नहीं लेकिन 1 2 क्वेश्चन टेररिज्म से भी, 9/11 और अलकायदा और कहाँ कहाँ बेस हैं, उसका क्या इम्पैक्ट है, टेररिस्ट अटैक इवेंट, ये सब पूछ सकते हैं। सेंट्रल एशिया पे ये काफ़ी फोकस करते हैं। मैंने 2 क्वेश्चन बनाया है, वो आपको काफ़ी होना चाहिए, आप देख लीजिएगा। साउथ एशिया मतलब कि सार्क और बिम्स्टेक, इन सब के बारे में ये थोड़ी बहुत पूछते हैं। वेस्ट एशिया से 3 4 क्वेश्चन रहता है। वेस्ट एशिया में आपको पता है कि मतलब एक तरह का पॉट बॉयल है, डिफरेंट डिफरेंट इस्लामिक कंट्री के बीच में। एक इसराइल जो है वो ज्यूस कंट्री है, अरब इसराइल वॉर होता है। इसके अलावा ईरान और इराक के बीच में लड़ाई होती थी। ईरान सऊदी अरबिया के बीच में सिया सुन्नी को लेकर लड़ाई होती है। वहाँ तेल के रिसोर्स के चलते अमेरिका वहाँ जियो पॉलिटिक्स करता है। और वहाँ पे जो है बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन लाइक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, अरब लीग, इन सब पे भी क्वेश्चन वहाँ पे बनता है। ईस्ट एशिया से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, लेकिन जापान, इंडो पैसिफिक, चाइना, इन सब पे जो है अभी तो ताइवान, चाइना, इस सब पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अफ्रीका पे भी 1 2 क्वेश्चन पूछते हैं, अफ्रीकन यूनियन के बारे में, वहाँ के कंट्रीज, थोड़े बहुत जियो जो ज्योग्राफिकल जो पॉलिटिक्स बोलते हैं या पॉलिटिकल ज्योग्राफी, वहाँ से थोड़ी बहुत पूछते हैं वो। अब यहाँ पे आइए, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं कि 2 पार्ट में क्वेश्चन रहेगा। पहला पार्ट 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा, 40 मार्क्स होंगे। इसमें आपको एक क्वालिफाइंग मार्क्स भी, मतलब 15% से कम आते हैं तो आपको क्वालिफाई नहीं किया जाएगा, बहुत थोड़े मार्क्स हैं। पार्ट 2 जो है उसमें 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें 60 नंबर होगा। तो आप देख सकते हैं कि 60% तो पार्ट 2 में है, तो ये हैवी है सब्जेक्टिव। उसमें 30% क्वालिफाइंग भी है, मतलब 30 नंबर आपको लाना, 30% नंबर लाना पड़ेगा। 60 का 30%, 18 नंबर आपको लाना पड़ेगा। अब देखिए टाइम कितना कम है, ओनली 90 मिनट, उसमें भी 40 क्वेश्चन, तो इसमें 40 मिनट तो यहाँ चले गए।
तो आपको कितने मिले? 50 मिनट, 5-10 मिनट तो क्वेश्चन पढ़ने में। इसका मतलब 45 मिनट में आपको 4 क्वेश्चन लिखना है। 45 मिनट में डियर स्टूडेंट 4 क्वेश्चन मतलब होता है कुछ भी आप नहीं लिख पाओगे। मतलब आप मुश्किल से 150-200 वर्ड एक एक क्वेश्चन में लिखोगे। मतलब जो भी आपको समझ में आ रहा है जल्दी जल्दी 4 क्वेश्चन लिख देना। इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान मत हो, क्योंकि 45 मिनट में 4 क्वेश्चन का मतलब होता है ऑन द फ्लाई जो मन में आए लिखो। उसमें अधिकतर बच्चे जो है परेशान होंगे, तो इसलिए थोड़ा भी आप फैक्ट बेस्ड या थोड़ा भी उसमें बुद्धिमानी से लिखोगे तो बहुत नंबर आ जाएंगे। अब आइए हम लोग शुरू करते हैं डिस्कशन आफ्टर दिस ब्रॉड सिलेबस पे। एक 3 किताब के बारे में बताना चाहता हूं इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन का दौर शुरू करें। एक तो है कि ऑब्जेक्टिव, यदि आप CUET PG दे रहे हैं या कोई भी पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके लिए जो बेस्ट रिसोर्स हो सकती है प्रैक्टिस करने के लिए वो 1500 MCQ है। इसको यहाँ पे अमेजन पे डायरेक्ट लिंक मैंने दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी आप ले सकते हैं। SAU का यदि एंट्रेंस टेस्ट आप दे रहे हैं, चाहे PhD या उसके MA IR, तो आपके लिए बेस्ट जो गाइड हो सकती है वो ये है। ये भी अमेजन पे है, यहाँ पे लिंक है। और थर्ड बुक जो है वो, यदि आप CUET PG दे रहे हैं तो सबसे जो पॉपुलर गाइड है CUET PG की, आप उसको कभी मिस नहीं कर सकते हैं, ये आप ले लीजिए। अब यहाँ पे मैं हमेशा बताना चाहूंगा कि क्योंकि इस पे इतने क्वेरी आते हैं, किंडल पे आप कैसे खरीदते हैं। किंडल पे खरीदना तो सबसे आसान है, 1 क्लिक में आप खरीद लेते हैं, किसी भी मोड से पेमेंट करें। उसके बाद आपको कुछ होता नहीं है, आपको लगे अरे हमने खरीद तो लिया, ये कोई डाउनलोड लिंक नहीं आया, कोई मेल नहीं आया। होता ये है कि वो ऑटोमेटिकली जो ई बुक है आपके किंडल ऐप के लाइब्रेरी में डाउनलोड हो जाता है। अब दूसरा आपको स्टेप लेना पड़ता है, किंडल ऐप को ऑन करना पड़ता है और पहली बार आपको लॉगिन करना पड़ता है, बाद में तो वो लॉग्ड इन रहता है। जब पहली बार आप लॉगिन करते हैं किंडल ऐप में, और यहाँ एक बात और ध्यान रखिए, किंडल ऐप फ्रीली डाउनलोडेबल है, यदि आपके पास नहीं है तो कोई चिंता नहीं, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए अमेजन के साइट से ही। अब ये है कि जब पहली बार आप लॉगिन करते हैं तो यहाँ सबसे अधिक गलती करते हैं स्टूडेंट कि अमेजन पे खरीद तो लिया अपने भाई के अकाउंट से, बहन के अकाउंट से, फ्रेंड के अकाउंट से, और अपना अकाउंट से वो किंडल पे लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। क्योंकि जिस आईडी और पासवर्ड से आपने अमेजन में बुक खरीदने में यूज किया था लॉगिन में, सेम आईडी पासवर्ड से जब आप किंडल ऐप में लॉगिन करोगे तभी आपको अपना खरीदा हुआ बुक दिखेगा, और दिखना भी चाहिए, और वहां जाकर के पढ़िए। सेकंड क्वेश्चन, बच्चे कहते हैं कि सर इसको PDF से ज्यादा डिफिकल्ट है पढ़ना। बिल्कुल नहीं, PDF से ये कई कई गुना जो है इसमें फायदे हैं। नोट बना सकते हैं, बुक मार्क कर सकते हैं, आप फ्लैश कार्ड बना सकते हैं, हिंदी में उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, और कॉपी पेस्ट करके आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इसके चलते जो है आप इसको किंडल वर्जन को अपनाएं। इसमें नेविगेशन आसान होती है, इसमें पढ़ना आसान होता है, फॉन्ट को कई तरीके से आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये यही बात मैंने यहाँ लिख दी है, आपने इसको पढ़ लीजिएगा स्लाइड को रोक करके, क्योंकि इतने मुझे क्वेरी आ रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि आप लोग करते क्या हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अमेजन में परचेज तो किसी भी आईडी से करवा लिया, किसी से करवा लिया, और फिर किंडल में अपने आईडी से जाते हो और खोजते रहते हैं कि मेरा ई बुक कहाँ चला गया। आइए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर का दौर। ये सभी क्वेश्चन मैंने पिछले 5 साल के इनके पेपर को देख के बनाया है, और उसको मैंने ऐसा कंसंट्रेट कर दिया है कि एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन के बराबर, और यदि एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले लीजिए तो और 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा, तो 40 क्वेश्चन मैंने एक पूरा पेपर बनाने की कोशिश की है, जिसमें मुझे लग रहा है 200 से ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और यदि इनमें से बहुत क्वेश्चन आपको नजर आए तो आपको बहुत जोर से मुस्कुराना चाहिए, क्योंकि ऐसा होगा, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि ये रिपीट करते हैं। तो अब चलिए इसको हम लोग देखते हैं। विच पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे ना ये क्या करते हैं, एक क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, कोई टर्म ले लेंगे लाइक जियो पॉलिटिक्स, हार्टलैंड, ड्रीमलैंड, सिल्क रूट, थर्ड वर्ल्ड, कोल्ड वॉर, और उसको पूछते हैं किसने क्वाइन किया। ये क्वेश्चन जरूर एक रहता है। यहाँ पे देखिए ये तीनों, मैं हड़बड़ी में थोड़ा चलूंगा, आप इसको रोक के देख लीजिएगा, ये तीनों सही हैं, आप याद कर लीजिएगा। लेकिन थर्ड वर्ल्ड जो मैंने दिया है बर्नार्ड बरूच, ये रॉन्ग है, ये नहीं है। बर्नार्ड बरूच ने जो है कोल्ड वॉर को क्वाइन किया था, और थर्ड वर्ल्ड को अल्फ्रेड सुवी ने 3 वर्ल्ड 1 प्लैनेट नाम के अपने आर्टिकल में किया था। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे देखिए कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है। यहाँ पे ना नोबेल प्राइज ये पूछते हैं, और ये 2 ही साल का पूछते हैं, और 2 ही केवल पूछते हैं, एक तो लिटरेचर, एक पीस, और वही पूछना भी चाहिए। 2 साल में मतलब कि करंट है 22, उसके पहले 1 साल। लिटरेचर में एनी एरोनॉक्स को मिला है, पीस जो है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, यूक्रेन की संस्था है शायद, देख लीजिएगा। यस, लिटरेचर में जो है अब्दुल रजाक गनराह को मिला था 2021 में, और पीस मिला था दलाई लामा नहीं मिला था, ये गलत था। दलाई लामा को मिला था 1989 में, और जो 2021 में मिला था वो है मारिया रेसा और डिमिट्री मेटोडोव, दोनों जर्नलिस्ट थे जो डेमोक्रेसी के लिए लड़ते रहे हैं, शायद रसिया और माल्डोवा में, कहाँ पे देख लीजिए, रसिया में और किसी और एक कंट्री में, शायद यूक्रेन में, यूक्रेन नहीं, रसिया और किसी और में, बेलारूस में भी, एनीवेज। तो ये जो है ये करेक्ट है, और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दलाई लामा पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने ये 2 एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है, तो ये गलत है।
विच पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इस टाइप के क्वेश्चन में पूछते हैं। ह्यूमन राइट एग्रीमेंट इन्होंने कई बार पूछा है, तो आपको सभी याद होने चाहिए। सबसे उसमें जो इसलिए मैंने 8 दे दिया, अब इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं। जो यूडीएचआर है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यूनाइटेड नेशन की, वो तो लैंडमार्क है 10 दिसंबर 1948, तो यहाँ 1949 मैंने गलत कर दिया है, तो ये गलत है। बाकी सब सही है, रट लीजिए। आईसीसीपीआर जो है 1966, लेकिन लागू हुआ है 1976 में, 10 साल बाद। आईसीईएसआर जो है, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट, 1966 में दोनों हुआ है सिविल पॉलिटिकल राइट के साथ। प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ क्राइम ऑफ जीनोसाइड 1948 में हुआ है इसी के साथ में यूडीएचआर। अब यहाँ पे देखें, इसमें और कंटिन्यू करते हैं, तो इंटरनेशनल कोवेनेंट कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑल फॉर्म ऑफ रेसियल डिस्क्रिमिनेशन 1965 में, वुमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन 1979 में, राइट्स ऑफ द चाइल्ड का जो एग्रीमेंट या जो कन्वेंशन है वो 1989 में है, और पर्सन विद डिसेबिलिटी का ये गलत है, ये 2006 में है, तो इसलिए ये रॉन्ग है, इसमें ये रॉन्ग है। इन सबको जरूर रट लीजिए, एक क्वेश्चन इसमें से रहने की पूरी चांस है। इसी तरीके से इस टाइप का क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन राइट्स काउंसिल, क्योंकि देखिए ह्यूमन राइट्स आपके सिलेबस में, इसलिए मैं ये सब आपको बोल रहा हूँ कि पूछते हैं, ये सिलेबस से हिलते नहीं है। यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल कब स्टैब्लिश हुआ है, जो मेन बॉडी है यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन राइट पे नजर रखता है, वो कब हुआ है, 2006 में। सो 2006 में ये स्टैब्लिश हुई है, और इसके पहले जो है ये कमीशंस ऑन ह्यूमन राइट्स था। तो ये भी पूछ सकते हैं कि इसके पहले क्या नाम था, 2006 के पहले तो कमीशन ह्यूमन राइट था। आपको ये भी जानना चाहिए कि OHCHR जो है, इसको कहते हैं ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, ऑफिस फॉर हाई कमिश्नर ऑन ह्यूमन राइट्स। इसका क्या नाता है ह्यूमन राइट काउंसिल से? बहुत कंफ्यूजिंग आपको लगेगा, क्योंकि एक हाई कमिश्नर होता है और एक ह्यूमन राइट काउंसिल होता है। तो एक्चुअली मैंने यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया, वो तो पढ़ लीजिएगा, मैं तेजी से आपको कल आंसर बता रहा हूँ, इसको रोक करके आप पहले गेस कर लीजिएगा, फिर देखिए सर क्या कहते हैं। बेसिकली रिलेशन है, ये जो OHCHR है, हाई कमिश्नर, वो उसके सेक्रेटरीट की तरह काम करता है, इस काउंसिल का ये सेक्रेटरीट है, मतलब हेड ऑफिस, हेड क्वार्टर टाइप का काम करता है। और जो व्यक्ति हाई कमिश्नर होता है, वो समझिए कि ह्यूमन राइट काउंसिल का एक तरह से हेड हो जाता है। विच UN बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ द रिफ्यूजी एंड माइग्रेशन। अभी आपको पता है कि वो वाला जो बोट पे जो पीपल जाते थे यूनाइटेड किंगडम, उसमें नो बोट करके जो वहाँ बिल प्रस्तुत हुआ, उस पर कितनी ऋषि सुनाक की बुराई हुई, और स्टॉप द बोट बिल करके। तो वो रिफ्यूजी की बहुत सारे इशूज हैं। सीरिया में जब वॉर हुआ तो कैसे जो है जर्मनी आगे आया, कुछ लोगों को लिया, और कैसे सब जगह ये रिफ्यूजी क्राइसिस हुई। इंडिया भी रिफ्यूजी क्राइसिस बांग्लादेश वॉर में इसने झेला, और अभी रोहिंग्या की जो रिफ्यूजी क्राइसिस झेल रहा है। तो इन सब को देखने के लिए जो UN की जो बॉडी है वो क्या है, मैं यहाँ पूछ रहा हूँ, उसका नाम है UNHCR। आप कंफ्यूज मत कीजिएगा इससे, OHCHR से। ये जो है ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट, और ये है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। ये 2 हाई कमिश्नर है, UNHCR, और इसका गठन 1950 में हुआ था। तो यहाँ पे आएगा UNHCR जो रिस्पॉन्सिबल है। अब मैं यहाँ पे, और ये भी पूछा गया है कि अब जैसे आपने 2 ऑफिस देख लिया, UNHCR इसको हेड करते हैं फिलिपो ग्रैंडी, OHCHR को हेड करते हैं वॉल्कर टर्क, और IAEA जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, बहुत अभी न्यूज में थी, जैप्रोजिया के न्यूक्लियर प्लांट पे जो खतरा था रसिया यूक्रेन वॉर में, उसको लेकर के उसके हेड है राफेल ग्रॉसी, जो बहुत न्यूज में आते थे। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट हैं, जो 77 सेशन अभी चल रहा है इस बार का, उसके प्रेसिडेंट जो हैं ये अब्दुल्ला सईद नहीं हैं। इसके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है कैसबा खोरोसी, अभी इंडिया भी आए थे। और ये जो अब्दुल्ला साहिद हैं, ये 76 जो सेशन था पिछले साल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, उसके प्रेसिडेंट है। अब्दुल्ला साहिद जो है मालदीव जो हमारे बगल में है, उसके ये फॉरेन मिनिस्टर या डिप्लोमेट होते थे, और इनको ये इज्जत नवाजी गई थी, ये प्रेसिडेंट बने थे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट की बात हो रही है। यूनाइटेड नेशन के जो हेड होते हैं उनको सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन कहते हैं, वो तो बहुत बड़ा पोस्ट होता है, ये उतना बड़ा पोस्ट नहीं होता है। ये केवल एक सेशन में जो जनरल असेंबली है उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं, जबकि यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं, जो अभी एंटोनियो गुटेरेस हैं, वो तो पूरे UN के हेड होते हैं, उससे कंफ्यूज मत होइएगा। 9th क्वेश्चन देखिए, विच अफ्रीकन कंट्री इज द करंट चेयर ऑफ अफ्रीकन यूनियन। आपको याद है सिलेबस में था अफ्रीका।
इसलिए वो अफ्रीका के बारे में पूछते हैं, ऑर्बिट क्वेश्चन नहीं है। तो अफ्रीकन यूनियन जो है वहाँ की सबसे बड़ी रीजनल अलायंस है, जैसे यहाँ सार्क है या EU है, तो वैसे अफ्रीकन यूनियन है। उसका जो अभी करंट जो प्रेसिडेंट है, जैसे इंडिया G20 का प्रेसिडेंट है या SCO का प्रेसिडेंट है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, उसी तरह से अफ्रीकन यूनियन का प्रेसिडेंट इस साल के लिए जो है वो कोमोरोस नाम का आइलैंड कंट्री है। अब आपको लगेगा कोमोरोस है कहाँ, तो देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे मेडागास्कर का बड़ा सा आइलैंड है, ये पूरा अफ्रीका है। छोटा सा यहाँ पे एक ईस्टर्न पार्ट में, साउथ ईस्टर्न जहाँ शुरू होता है, सेंट्रल साउथ ईस्टर्न, वहाँ पे कोमोरोस नाम का आइलैंड है, वो अभी जो है प्रेसिडेंट है अफ्रीकन यूनियन का। विच अफ्रीकन कंट्री इज द करंट चेयर ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट? अभी जो नॉन अलाइन मूवमेंट है, इसके 120 मेंबर होते हैं, उसका करंट चेयर एक अफ्रीकन कंट्री है। वैसे एक समय में वो अफ्रीकन कंट्री काफी बदनाम रहा था ईदी अमीन के चलते। उस अफ्रीकन कंट्री को आपने गेस कर लिया होगा ईदी अमीन के नाम से, उनका नाम है, उस कंट्री का नाम है युगांडा। वो जो है अभी अगले 3 साल के लिए, 23, 24, 25 के लिए नाम का प्रेसिडेंट है। इससे पहले नाम का प्रेसिडेंट अजरबैजान था 3 साल के लिए, वो जो कि 20, 21, 22 के लिए था। अब अफ्रीकन यूनियन के बारे में इतनी सारी बातें जरूर जान के आगे बढ़िएगा कि इसने रिप्लेस किया एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी OAU को। ये सेटअप हुआ 1963 में, जो कि सेटअप हुआ था 1963 में OAU, उसको इसने अफ्रीकन यूनियन ने रिप्लेस किया। खुद ये सेटअप 2001 में हुआ। अदीस अबाबा इसकी जो है हेडक्वार्टर है। 55 मेंबर हैं, जो कि बहुत बड़ा है। केवल OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, केवल जो है इससे बड़ा है, जिसको 57 मेंबर है। यहाँ पे एक बात और आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि सभी कंटिनेंट में किस कंटिनेंट में सबसे ज्यादा कंट्री हैं? आपको लगेगा एशिया, नहीं, वो है अफ्रीका। अफ्रीका में देखिए 55 मेंबर हैं, शायद 54-55, और इससे अधिक किसी भी कंटिनेंट में नहीं है। तो सभी अब अफ्रीकन नेशन जो है इसके मेंबर हैं। इसकी हेडक्वार्टर, जैसा मैंने कहा, अदीस अबाबा जो इथियोपिया में है, वहां पे है। इसकी जो लास्ट समिट जो हुई, ये भी पूछा जाता है, आपको जरूर याद रखना चाहिए, हर ऑर्गेनाइजेशन का जो लास्ट समिट हुआ है वो भी एक पोटेंशियल क्वेश्चन है। ये 18-19 फरवरी 2023 को जो है इसकी लास्ट जो है हुई है, अदीस अबाबा में ही जो उसका हेडक्वार्टर है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन जरूर जान लीजिए AU के बारे में। 11th क्वेश्चन है, विच पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? अब यहाँ देखिए, कलर्ड रिवॉल्यूशन इनका बहुत फेवरेट टॉपिक है। इस पे एक क्वेश्चन तो ये पूछते ही पूछते हैं। तो यहाँ मैंने आपको बहुत सारे दे दिए, आप देख सकते हैं, वेलवेट से लेके ट्यूलिप। मैं पढ़ूंगा नहीं, इसको याद करना है कर लीजिए, कर सकते हैं, करना चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ मैंने जस्ट सैंपल दिया किस टाइप के पूछते हैं, जो ये पूछ चुके हैं ऑलरेडी। रोज रिवॉल्यूशन जॉर्जिया में हुआ था, ऑरेंज यूक्रेन में, जो कई बार पूछा गया है, SAU में भी और अन्य एग्जाम में भी। पर्पल इराक में, और जैस्मिन अल्जीरिया में नहीं हुआ है। जैस्मिन रिवॉल्यूशन ट्यूनिसिया में हुआ था। ट्यूनिसिया नॉर्थ अफ्रीका की कंट्री है, और यहीं से जो है वो जो 2011 का जो अरब स्प्रिंग था, जो वहां पे जो प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट हुई था, अरब स्प्रिंग, उसकी जैस्मिन रिवॉल्यूशन से ही शुरुआत हुई थी। मैग्रेव स्टेट कहाँ लोकेटेड है? ये 3-4 बार ये पूछ चुके हैं पिछले कई। अगेन ये क्यों पूछते हैं? क्योंकि आपको अफ्रीका जो है वो सिलेबस में है। अफ्रीका का ये जो पोर्शन है, ये अफ्रीका का मैप है, आप देखिए, और इसमें यहाँ पे सहारा है, याद रखिएगा। ये भी एक बार पूछा गया सहारा किस पार्ट में है, तो अधिकतर नॉर्दर्न अफ्रीका, नॉर्थ सेंट्रल, सहारा से बरोस्थल के ऊपर है, इसको सब सहारन कंट्री बोलते हैं। और ये जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जो ग्रीन है ना, इसमें, इसको हम लोग मैग्रेव कंट्री कहते हैं। मैग्रेव कंट्री में अल्जीरिया, लीबिया, मॉरिटेनिया, मोरक्को एंड टूनिसिया, ये 5 कंट्री आती है। तो ये नॉर्थ, इसका आंसर हो जाएगा मैग्रेव, याद कर लीजिए। विच कंट्री डज नॉट बिलोंग टू द गल्फ कंट्री? ये भी पूछा गया है इनके द्वारा, और फिर पूछा सकता है। देखिए, ये पर्सियन गल्फ है और ये रेड सी है। इसी रेड सी को काट के यहाँ पे जो है स्वेज कैनल बनाया गया है इजिप्ट हो करके, जिससे कि मेडिटेरियन सी होते हुए यूरोप से जहाज सीधा इंडिया तक चली आती है। पहले घूम के आती थी, अफ्रीका होके आती थी। तो यहाँ जो गल्फ से जो सटे हुए जो कंट्री है ना, बहरीन, ईरान, इराक, कुवैत, कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब अमीरात, ये सब जो है गल्फ कंट्री कहलाते हैं। तो इसमें यदि देखें कि इसमें से कौन गल्फ कंट्री नहीं है, तो येमेन जो है वो ऑड वन आउट है। येमेन कहीं यहाँ पे है, वो गल्फ कंट्री नहीं माना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी को लेकर के गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल बनी है, GCC। आगे देखेंगे इसमें से कुछ कंट्री उस GCC के मेंबर हैं। 14 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, विच कंट्री डज नॉट बिलोंग टू गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जो मैं कह रहा था। तो GCC के मेंबर जो है आप देख सकते हैं, सारे गल्फ के कंट्री है, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतार, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड। कुछ उसमें से हट गए हैं, जैसे आप देखें तो ईरान इसमें आपको नहीं मिलेगा,
क्योंकि ईरान को अलग तरीके से सऊदी अरबिया ईरान में झगड़ा होता रहता है सिया सुन्नी को लेकर के। ईरान जो है सिया है, सऊदी अरबिया अधिकतर सुन्नी है, इसको चलते दोनों में काफ़ी लड़ाई होती है। अभी जान लीजिए, शायद कहीं पूछ दे कि चाइना के मध्यस्थता से ईरान और सऊदी अरबिया में पहली बार एक समझौता हुआ है, डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश हुई अभी हाल में। तो ईरान जो है इसमें नहीं है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में, जबकि ईरान जो है गल्फ कंट्री है, बाकी तीनों इसमें हैं। व्हाट इज तो जीसीसी के बारे में जान लीजिए, ये 1981 में सेटअप हुआ था और इसके हेडक्वार्टर रियाद में है, सऊदी अरबिया। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, मैंने आपको बताया OIC। अभी एक बार दूसरी बार बता रहा हूँ, OIC के 57 मेंबर हैं। और ये एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये यूनाइटेड नेशन के बाद इस दुनिया में सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है मेंबरशिप के बेसिस पे। इस पे सारे जो इस्लामिक नेशन है ना दुनिया में, वो लगभग सब इसके मेंबर हैं। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जद्दा में है, सऊदी अरबिया में। करंट जो चेयरपर्सन है वो सेक्रेटरी जनरल कहलाते हैं, वो हुसैन ब्राहिम ताहा हैं। ये भी पूछा जाता है, जो चैड के हैं, चैड के डिप्लोमेट होते थे। ये सब पूछा गया है, इसको याद कर लीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन, विच कंट्री डज नॉट बॉर्डर द कैस्पियन सी, ये भी पूछा गया है और फिर पूछा जा सकता है। कैस्पियन सी बहुत एक स्पेशल लेक है, लेक उसको कहते हैं, या सी कह लीजिए, जो समुद्र से बिल्कुल कटा हुआ है। तो ये बिल्कुल एकदम बीच में जैसे तालाब होता है उस टाइप का, दुनिया का सबसे बड़ा तालाब है। यह दुनिया की सबसे बड़ी सी है, इससे बड़ा कोई तालाब नहीं है। लेकिन ये सॉल्ट वाटरी है, क्योंकि इसका सी से कोई संबंध नहीं है, इसलिए केवल इवेपोरेट होता है। ये कभी इसका जो है कोई इसमें फ्रेश वाटर आता ही नहीं है, इसलिए ये बहुत खारा है, मतलब कि बहुत सॉल्टी है। इसको जो बॉर्डर करता है उस कंट्री को जान लीजिए। इसको बॉर्डर करता है सेंट्रल एशिया का कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, गल्फ कंट्री का ईरान, अजरबैजान और रसिया। ये इतने ही कंट्री इसको देखिए, यहाँ कजाकिस्तान है, रसिया इस साइड से है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान और अजरबैजान है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि इसमें से कौन बॉर्डर नहीं करता है। तो इसमें से यदि आप देखेंगे तो अफगानिस्तान नहीं करता है, इसलिए इसको काट दीजिए। अब ये जो, जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि ये सॉल्ट वाटर लेक है और सबसे बड़ा जो है इनलैंड वाटर बॉडी, ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट लेक है। तो यहाँ क्वेश्चन आता है कि ये तो सॉल्टी है, तो फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा लेक दुनिया में कौन है? उसका नाम है अमेरिका का लेक सुपीरियर। ये जो है चूंकि बहुत सारे नदियों से मिला हुआ है, खास करके लॉरेंस रिवर से, इसीलिए इसमें फ्रेश वाटर आते रहता है, इसलिए फ्रेश वाटर लेक है। विच कंट्री डज नॉट बॉर्डर ब्लैक सी, ये इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ब्लैक सी में ही सारी जियो पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है। रसिया यूक्रेन जो लड़ रहे हैं, वो देखिए यूक्रेन यहाँ पे है, उसके साउथ में ब्लैक सी है, और रसिया इसके जो है ईस्टर्न साइड में है। ये दोनों कंट्री लड़े तो इसमें क्या हुआ, ब्लैक सी बन गया, एक एरिना बन गया लड़ाई का। यहाँ पे आप जानते हैं कि ड्रोन चलते हैं, अमेरिका का भी कुछ गिरा दिया गया था। यहाँ से जितने भी ब्लैक सी से होकर के ग्रेन का जो और एनर्जी का जो सप्लाई होता था वो बाधित हो गया। बाद में टर्की की मध्यस्थता से वो वीट और बार्ली और जौ, इन सब का तो एक बार ग्रेन शुरू हुआ एक्सपोर्ट, और तो थोड़ी फूड क्राइसिस जो वर्ल्ड की थी वो थोड़ी सॉल्व हुई। लेकिन ब्लैक सी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इसको देखिए कौन कौन से कंट्री इसको बॉर्डर करते हैं, रसिया, टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन। तो यहाँ आप देख सकते हैं यूक्रेन, रसिया, जॉर्जिया भी करता है, जॉर्जिया यहाँ पे है, टर्की भी करता है, टर्की आप देख सकते हैं, टर्की कहाँ पे दिख रहा है, टर्की, तो टर्की भी है, और बुल्गारिया, रोमानिया है। इतने कंट्री इसको बॉर्डर करते हैं, इसको रट लीजिए। और इसी से सटा हुआ जो यूक्रेन का जो पेनिनसुलर एरिया था, क्रीमिया, उसको जो है हड़प लिया था 2014 में रसिया ने। तो इसमें यदि आप देखेंगे तो यूक्रेन तो है, रसिया है, टर्की है, मोल्डोवा जो है वो इससे सटा हुआ नहीं है, इसलिए ये ऑड वन आउट है। विच पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब यहाँ पे देखिए, ये मैं स्ट्रेट के बारे में पूछ रहा हूँ, और ये कई बार इन्होंने IR में पूछा है जामिया ने। स्ट्रेट होता क्या है, ये ऐसे ही में भी पूछा जाता है। स्ट्रेट एक पतली सी पानी की समुद्र में धार रास्ता होता है, जो दो बड़े समुद्र के एरिया को जोड़ता है। अब देखिए हर ये कितना पतला है, ये दो समुद्र को जोड़ रहा है, ये कितना पतला है, दो समुद्र को जोड़ रहा है, ये कितना पतला है, दो समुद्र को जोड़ रहा है, ये वाला कितना पतला है, तो इसको स्ट्रेट कहते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ मैंने दिया है स्ट्रेट, और यहाँ किसको ज्वाइन करता है, इसको चोक पॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि पानी की जहाज जब यहाँ जाती है फंस जाती है, और यहाँ यदि कोई मिलिट्री कन्फ्लिक्ट हो गया तो समझिए पूरा ट्रेड जो है वो बाधित हो जाएगा। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर
कहाँ पे है, चलिए इसको देखते हैं। ये जिब्राल्टर है, यहाँ यूरोप है, यहाँ अफ्रीका है, बीच में ये मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर, ये वाला भूमध्य सागर है, इधर अटलांटिक सी है। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है अटलांटिक ओशन को मेडिटेरियन सी से जोड़ता है। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो ये तो सही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है एशिया में है, यहाँ पे देखिए एकदम ईरान के टिप पे है, जो कि पर्सियन गल्फ को जो है अरेबियन सी से जोड़ता है। तो पर्सियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान, इसको गल्फ ऑफ ओमान भी कहते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तेल यहाँ से आती है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है वो तो जान है एक तरह से, समझिए साउथ ईस्ट एशिया में सब कुछ इधर जाता है, जो यूरोप से भी आता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का से। ये मलेशिया है कंट्री, इधर इंडोनेशिया है जो सुमात्रा आइलैंड है इसका, और इन दोनों के बीच में पतली, जो कि इधर जो है वो इंडियन ओशन है, इधर पैसिफिक ओशन है, तो इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन से मिलाता है। यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ लिखा नहीं है, इंडियन ओशन टू पैसिफिक ओशन समझ लीजिएगा। बॉस्फोरस स्टेट यूरोप का बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए ये ब्लैक सी को मेडिटेरियन सी या सी ऑफ मारमारा से मिलाता है, जो खुद जाके मिल जाती है एजियन सी, और एजियन सी खुद मिल जाती है भूमध्य सागर में। तो एक तरह से बॉस्फोरस सी जो है, बॉस्फोरस स्ट्रेट, वो ब्लैक सी को, अभी हमने ब्लैक सी देखा, उसको ये जो भूमध्य सागर से मिलाती है। तो ब्लैक सी को कैस्पियन सी नहीं, गलत है, यह ब्लैक सी होगा, तो इसीलिए ये हो गया गलत। तो ये भी इस तरह क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। तो बॉस्फोरस स्ट्रेट मैंने यहाँ लिख दिया, जो ब्लैक सी को मेडिटेरियन सी से मिलाती है। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी पूछा जाता है कि लार्जेस्ट जो एरिया वाइज जो कंट्री को कैसे अरेंज करेंगे। तो इसमें 3 तो मैंने गलत दिया है, आप पहचान लिए होंगे अब तक कौन सा गलत है और कौन सही है। ये सही है। तो रसिया सबसे बड़ी कंट्री, फिर कनाडा, चाइना, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे, 7वें पे इंडिया है। 1 2 3 4 5 6 7। यदि हम देखें पॉपुलेशन के बेसिस पे, तो इसमें भी नंबर 1 केवल सही है। चाइना अब तो डिस्प्यूटेड हो गया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि इस मंथ में इंडिया टॉप बन गया है, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं आई है, तो चलिए चाइना को मान लेते हैं। वैसे हम लोग नंबर 1 होने वाले ही हैं अब। चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया। यहाँ पे आप देखें तो यूएसए जो है पॉपुलेशन में भी 3rd है और एरिया में भी 3rd है। इंडोनेशिया 4th पे है और पाकिस्तान 5th पे। लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट एरिया में मैं पूछ रहा हूं कि इंडियन स्टेट कौन है, और इसे पूछा गया है। तो सबसे लार्ज जो है वो राजस्थान है, और सबसे छोटा जो है वो गोवा है एरिया में। यदि पॉपुलेशन में देखें, 22 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो यूपी एंड सिक्किम। पॉपुलेशन में यूपी सबसे बड़ा है और सबसे छोटा जो है सिक्किम है। लार्जेस्ट लेक इंडिया में बहुत कंफ्यूजन होता है, कुछ लोग चिल्का कहते हैं, कुछ लोग वेमबांध कहते हैं, लेकिन यदि आपको पूछा जाए जामिया में, तो आप वेमबांध को आप टिक करना, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट लेक है। चिल्का जो है लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, ये एक लगून है। लगून क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे समुद्र है, ये समुद्र का पानी है, और ये किसी तरह कोई धरती से कट चुका है, यहाँ पे समुद्र का एक पार्ट, मतलब यहाँ एक हल्का सा कोई रीफ है या कोई लैंड है, और यहाँ जो है वो समुद्र का पानी जो कभी उधर था वो फंस गया है, यहाँ वाटर तालाब जैसा है, वो है तो समुद्र का ही पार्ट, लेकिन अब वो समुद्र से कट गया है, तो इसको लगून कहते हैं। और यही चिल्का एक लगून है, इसमें काफी फिश, बहुत रिच फिश का ये है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 15वां ब्रिक्स जो समिट 2023 में होने वाली है वो कहां पे होगी, मैं पूछ रहा हूं, और इस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये होने वाली है डरबन, साउथ अफ्रीका में होने वाली है। डरबन गांधी जी से रिलेटेड आपको पता है, और ये होगी, कब होगी, इसका डेट देख लीजिएगा आगे, अभी कुछ महीने बाद होने वाली है। जो इसके पहले जो ब्रिक्स समिट हुई थी 14वां, वो हुआ था चाइना की राजधानी बीजिंग में, लेकिन ये फिजिकल नहीं हुआ था, ये वर्चुअल हुआ था, लेकिन चाइना ने इसको होस्ट किया था, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुई थी, मोदी जी ने उस पर भाग लिया था। यहाँ एक इंटरेस्टिंग जानिए कि इसमें ना ऐसे होता है, पहले ब्राजील में हुई, फिर अगला साल रसिया में होगा, फिर इंडिया में 13वां हुआ था, फिर 14वां जो है चाइना में हुआ, तो 15वां साउथ अफ्रीका में। अब नेक्स्ट जो होगी वो फिर ब्राजील में होगी। इस तरह से ये अल्फाबेटिकली रोटेट करता है, तो आप गेस भी कर सकते हैं। इंडिया इसमें से किसका मेंबर है, मैं ये पूछ रहा हूं। तो इसमें देखिए कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट नेशन का तो ये है नहीं, ये जो है CIS कहते हैं, इसके मेंबर वो हैं जो कि पहले USSR के 15 रिपब्लिक होते थे, उसमें से 9 हैं, 6 तो नहीं है, तो उसको CIS कहते हैं। इंडिया उसका मेंबर नहीं है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मैंने यहाँ दे दिया है, इको, इसका भी इंडिया मेंबर नहीं है। क्या है यहाँ बताएंगे। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO, इसका इंडिया मेंबर ही नहीं है, इस साल इसका प्रेसिडेंट भी है, तो ये सही है। और कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन CSTO, इसका भी इंडिया मेंबर नहीं है। ये क्या है, दोनों को चलिए डिस्कस करते हैं।
इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये 1985 में सेटअप किया गया था, इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसका नाम है। इसके मेंबर जो है ईरान, पाकिस्तान, टर्की फाउंडर मेंबर हैं, 3 कंट्री ने मिलकर किया था। बाद में इसमें अफगानिस्तान, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, टर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान भी जुड़ जाते हैं। इसकी हेडक्वार्टर तेहरान, ईरान में है। CSTO एक कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है नाटो टाइप का, जो 1992 में सेटअप हुई थी यूएसएसआर के ढहने के बाद। इसमें जो मेंबर हैं वो आर्मीनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया और ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान हैं। ध्यान दीजिए इसमें टर्कमेनिस्तान नहीं है। टर्कमेनिस्तान एक ऐसा सेंट्रल एशियन कंट्री है जो कि अपने नॉन अलाइनमेंट या न्यूट्रलिटी के लिए जाना जाता है। वो किसी भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में शामिल नहीं होता है जनरली, इस बात को याद रखिएगा। टर्कमेनिस्तान यस, एक स्पेशल कंट्री। हेडक्वार्टर इसकी मॉस्को, रसिया में है। इस पे ये है कि एक कंट्री पे अटैक मतलब सब पे अटैक, ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ये 2 क्वेश्चन जो है आपको बस सेंट्रल एशिया के लिए इतना ही जानने से काफी हो जाएगा। पहला कि ये 5 कंट्री को हम लोग कहते हैं सेंट्रल एशियन कंट्री। ये एक समय में यूएसएसआर के पार्ट होते थे। अब जो है ये लोग इंडिपेंडेंट रिपब्लिक हैं। अधिकतर इसमें से प्रेसिडेंशियल सिस्टम में है, अधिकतर में ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट है, अधिकतर में तेल की जो है खदान है। इसके चलते ये लोग इंपॉर्टेंट हो गए हैं। इसके अलावा वो स्टेप है, स्टेप मतलब ग्रासलैंड, और वहाँ वीट बहुत जबरदस्त होती है, वीट, बार्ली, जौ एंड ऑल। तो ये ग्रीनलैंड भी है और तेल का भी है, इसलिए इसकी उपयोगिता है। इस पे रसिया इसको अपना नियर बॉर्डर, नियर अब्रोड मानता है। नियर अब्रोड मतलब कि ये हमारा ही लगभग दूर में हमारा भाई है। इस पर जो है एक तरह से दबदबा जो है रसिया का अभी भी है। अब इसमें मैं पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि इसके कैपिटल को मैच कीजिए। तो उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद है, जहां पे कि नेहरू और अयूब खान में हुई थी समझौता, जिसमें सॉरी मतलब लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान में, जहां लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ भी 1966 के जनवरी में हो गई थी, ताशकंद समझौता। ताजिकिस्तान जो है उसकी राजधानी दशानबे है। किर्गिस्तान की बिस्केक, कजाकिस्तान की नूर सुल्तान नहीं है। नूर सुल्तान पहले था, लेकिन इस सिटी का नाम ही चेंज करके इसको अस्ताना कर दिया गया, तो इसलिए अब इसका सही जवाब है अस्ताना। वैसे नूर सुल्तान भी गलत नहीं है, लेकिन आपको जस्ट बताने के लिए कि नूर सुल्तान का नया नाम है अस्ताना। टर्कमेनिस्तान जो है उसकी राजधानी है अश्गाबाद। तो ये एक तो रट लीजिए। इसके अलावा ये तो चलिए इसके प्रेसिडेंट हैं, जो कि यहाँ मैंने सजा दिया है। अब दूसरा है कि किसके कौन प्रेसिडेंट। अब मैं तो नाम भी नहीं पढ़ने वाला हूँ, केवल यहाँ पे एक मैंने कुछ गलत कर दिया होगा या शायद नहीं किया होगा। इसमें कोई गलत मैंने नहीं किया है, तो इसीलिए ये सारा का सारा जो है वो सब जो है इसमें सही मैच किया गया है। यस, सभी इसमें मैच सही है। इसको देख लीजिएगा, मैं थोड़ा क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ। मुझे लगता है सब इसमें सही मैंने मैच किया है, जस्ट आपको बताने के लिए। तो ये 2 इन्फॉर्मेशन आप जरूर डियर स्टूडेंट रख लीजिए। इसके अलावा अस्ताना का जो पुराना नाम सब था वो भी देख लीजिए। विच इज नॉट ए मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। मैंने अभी आपको बताया कि CIS जो है यूएसआर के ढहने के बाद सेटअप हुई थी 1999 में। इसमें 9 स्टेट इसके मेंबर हैं। आप देख सकते हैं आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्डोवा, रसिया, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। इसकी जो हेडक्वार्टर है मिन्स्क, बेलारूस में है। तो 9 में से आप इधर देखेंगे यहाँ पे, तो कौन सी कंट्री नहीं है। तो यहाँ मैंने जानबूझ के जॉर्जिया को दे दिया है, जो इसका मेंबर नहीं है। बाकी सब CIS के मेंबर हैं। विच इज नॉट ए मेंबर ऑफ अरब लीग। अरब लीग जो है इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसके 22 मेंबर हैं। इसमें से जो फाउंडिंग मेंबर हैं वो हैं इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरेबिया एंड सीरिया। सीरिया को अब इसमें से हटा दिया गया है, तो ये इसके फाउंडिंग मेंबर हैं। इसके हेडक्वार्टर कैरो जो इजिप्ट में है, इजिप्ट की राजधानी भी है, वहाँ पे है। तो इसमें कौन मेंबर नहीं है, सीरिया इसकी मेंबर नहीं है। ये सब अरब लीग के मेंबर हैं, जान लीजिए। Which of these two, which are the two mainstream theories in international relation? थोड़े से ये 1-2 सवाल केवल IR के थ्योरी से पूछते हैं। उसमें एक सवाल ये तो जरूर पूछेंगे क्योंकि पहले भी पूछ चुके हैं। तो आप जानते हैं कि नियो रियलिज्म और नियो लिबरलिज्म यही 2 मेन स्ट्रीम है। लेकिन इन्होंने जो पूछा, ये इन्हीं का क्वेश्चन मैंने दिया है, वो भी ठीक ही है। इसको आप नियो कहिए चाहे कुछ भी कहिए, रियलिज्म तो है ही। और ये जो नियो लिबरलिज्म है वो एक्चुअली लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन के बेसिस पे दुनिया को लिबरल वे में जो है एक तरह से मॉडरेट करना, कॉपरेशन, इंटरडिपेंडेंस, इकोनॉमिक कॉपरेशन, उसी के वही नियो लिबरलिज्म है। तो ये सही है, रियलिज्म एंड लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म। इसके अलावा
ये सब जस्ट जान लीजिए। तो यहाँ जानने के लिए मैंने ये दिया है ये क्वेश्चन, जो एक बार इन्होंने पूछा भी है अलग ढंग से। विच पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ये मेन थ्योरी है आईआर की और ये मेन थिंकर है लिबरलिज्म, इमानुएल कांत, जिन्होंने परपेचुअल पीस नाम की थेसिस लिखी थी। उसी के बेसिस पे 14 पॉइंट प्रिंसिपल विड्रो विल्सन ने दिया था, उसी के बेसिस पे लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी। देन उसी के बेसिस पे परपेचुअल पीस थेसिस पे ही डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी जो है माइकल डॉयल ने लिखा था। रियलिज्म जो है अलेक्जेंडर वेंट नहीं है, ये मैंने जस्ट ऑड वन आउट कर दिया इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। रियलिज्म को आप मॉर्गनथाउ से जोड़िए, क्लासिकल रियलिज्म के फादर। नियो रियलिज्म के जो जनक हैं वो तो केनिथ वॉल्ज हैं, जो मैंने यहाँ दिया है, लेकिन उसके एक प्रोमिनेंट थिंकर जो है जॉन मेर्सियमर हैं, जिनको ऑफेंसिव नियो रियलिस्ट कहा जाता है। नियो लिबरलिज्म के जो जनक हैं वो जोसेफ नोए एंड रॉबर्ट कोहेन हैं। जोसेफ नोए सॉफ्ट पावर के लिए जाने जाते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म के पिता जो हैं वो दोनों कह सकते हैं, अलेक्जेंडर वेंट और निकोलस ओनफ, ये दोनों कंस्ट्रक्टिविज्म के फादर हैं। यहाँ पे मैंने प्रोमिनेंट थिंकर जस्ट आपको लास्ट मिनट में रटने के लिए दे दिया है। क्लासिकल रियलिज्म मॉर्गनथाउ, नियो रियलिज्म केनिथ वॉल्ज, नियो लिबरलिज्म रॉबर्ट कोहेन एंड ऑफ कोर्स जोसेफ ने। इंग्लिश स्कूल के हेडली बुल, कंस्ट्रक्टिविज्म के अलेक्जेंडर वेंट, और कोपेनहेगन स्कूल जो ह्यूमन सिक्योरिटी पे काम करती है या नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पे, वो कोपेनहेगन स्कूल है। और जो इंग्लिश स्कूल है वो एक तरह से बीच बीच की स्कूल है, बीच बीच की थिंकिंग है रियलिज्म और लिबरलिज्म के एक बीच का मध्यस्थता करने वाली, जो इंटरनेशनल रिलेशन को सोसाइटी ऑफ स्टेट के तौर पे देखती है। जैसे एक सोसाइटी होता है पीपल का, उसी तरह आईआर जो है सोसाइटी ऑफ स्टेट है, जिसमें कि अप्रोप्रिएट सोशल बिहेवियर करने की एक बाध्यता होती है, कुछ नॉर्म एंड बंधन होते हैं। वैसे सब रैशनल एक्टर होते हैं स्टेट, और अपना अपना भला इस अनार्किकल ऑर्डर में चाहते हैं। यह है इंग्लिश स्कूल। इन सब को याद थोड़ा बहुत कर लीजिए, थिंकिंग, इसके बुक भी थोड़ी बहुत जान लीजिए, पूछा जा सकता है। बस एक मैंने स्लाइड इस पर दिया है। अब यहाँ पे आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं थ्योरी पे एक दूसरे तरीके से, जो सिक्योरिटी इन्होंने लिखा है ना, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन बनाया है। तो इसको मैच करने के लिए दीजिए, तो मैंने अपने आईआर गाइड से ही लिया है। बैरी बुजान को आप मैच कर सकते हैं सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स से, रॉबर्ट जर्विस को सिक्योरिटी रेजिम से, कार्ल ड्यूस के सब बारे में पढ़ भी सकते हैं, लेकिन जानी जरूरत है, रट भी सकते हैं सिक्योरिटी कम्युनिटी। और जॉन हर्ज ने थ्योरी दिया था सिक्योरिटी डिलेमा का। सिक्योरिटी डिलेमा की जो थेसिस है वो ये है कि आप अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला स्टेट जो है वो डर करके वो भी इतनी अपनी सिक्योरिटी बढ़ा लेता है कि दोनों इनसिक्योर हो जाते हैं। ये सिक्योरिटी डिलेमा है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, इंडिया न्यूक्लियराइज करता है अपने को 1998 में, तो वो भी कुछ दिन बाद पाकिस्तान कर लेता है और दोनों हाईली इनसिक्योर हो जाते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन नहीं है ये, 33 कुछ होगा। विच पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, आईआर अप्रोच थिंकर। तो यहाँ पे एक जो मेन जो अप्रोच है आईआर में, देखिए सिस्टम अप्रोच मॉर्टन कापलान देते हैं, डिसीजन मेकिंग थ्योरी रिचर्ड स्नाइडर और ग्राहम टी एलिसन। ग्राहम टी एलिसन यहाँ नहीं लिखा लेकिन याद कर लीजिए। बाइपोलर स्टेबिलिटी थ्योरी की वर्ल्ड में जब दो पोल था, जैसे कोल्ड वार के दौरान, तो सबसे अधिक स्टेबल पीरियड था, ये केनिथ वॉल्ज देते हैं। इसके अलावा केनिथ वॉल्ज एक बहुत इंटरेस्टिंग भी देते हैं, वो ये कहते हैं कि न्यूक्लियर जो वेपन है ना, वो वॉर को एक्चुअली रोकता है, क्योंकि जो भी कंट्री एक्वायर कर लेता है वो बहुत ज़्यादा एक तो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, दूसरा वो दूसरे न्यूक्लियर कंट्री पे अटैक भी नहीं कर पाता है। इसके चलते ही सबसे बड़ा डिटरेंट है। तो न्यूक्लियर वेपन अपनाना कोई बुरी बात नहीं है, ये वो एक्चुअली वॉर को रोकता है। क्रिटिकल अप्रोच जो है रॉबर्ट कॉक्स अपनाते हैं। नियो मार्क्सिज्म जो हंटिंगटन नहीं अपनाते हैं। नियो मार्क्सिज्म डिपेंडेंसी थ्योरी इन अदर्स है, इसलिए ये गलत है। ये तो 33 से बढ़ जाएगा, लेकिन एनीवेज, विच इज नॉट करेक्ट अबाउट आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अभी बहुत न्यूज में है, क्योंकि इसने अरेस्ट वारंट इशू कर दिया व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट में। वैसे उसका कोई मायने तो है नहीं, क्योंकि रसिया उसको मानता भी नहीं, आईसीसी को, इंडिया भी नहीं मानता फॉर दैट मैटर। तो आईसीसी के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें से देखिए पढ़ लीजिएगा, अब मैं छोड़ रहा हूँ, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रोम स्टैट्यूट से बनता है, कई जगह पूछा गया है, 2002 में सेटअप हुआ है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, याद रखिएगा। चाइना भी नहीं है, रसिया भी नहीं है, और यूएसए भी नहीं है। तो ये एक तरह से टूथलेस टाइप की है। इसकी जो हेडक्वार्टर है पीस पैलेस हेग में है।
विच ऑफ दिस एग्रीमेंट एक्ट इज नॉट रिलेटेड टू इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील। ये कितनी बार पूछा गया कि मैंने कंपाइल ही कर दिया है जितने जितने एक्ट हैं इसमें। कई बार पूछ दिया था हाइड एक्ट किससे जुड़ा है, कई बार 123 एग्रीमेंट, कई बार ये वाले एक्ट। तो आप कंफ्यूज ना हो, ये सब इससे जुड़े हुए हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, मैंने लिखा है नन ऑफ द अबव। कोई बोलेगा सर ये तो ऑल ऑफ द अबव है। नो, यहाँ लिखा विच ऑफ दिस एग्रीमेंट एक्ट इज नॉट रिलेटेड। ये कह रहा है इसमें से सभी रिलेटेड है, तो इंग्लिश में लिखा जाएगा नन ऑफ द अबव इज ट्रू। इसका मतलब कोई ऐसा नहीं है जो नहीं रिलेटेड है, सभी रिलेटेड है। डबल निगेटिव कहते हैं इसको। 35 देखिए कि इंटरेस्टिंग, एक इंटरनेशनल डेट लाइन होती है जिसको कि 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहते हैं। लॉन्गिट्यूड मतलब कि ऐसी जो रेखा होती है लॉन्गिट्यूड, और ऐसा जो खींचा जाता है उसको लैटिट्यूड। जो हॉरिजेंटल खींची जाती है अर्थ के ग्लोब पे, मतलब काल्पनिक रेखा, कोई अर्थ रेखा खींची हुई तो नहीं है, उसको लैटिट्यूड कहते हैं। और जो वर्टिकल खींची जाती है उसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं। लॉन्गिट्यूड जो है वो टाइम बदलता है, क्योंकि अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट इस टाइप का ऐसे चक्कर मारती है अपनी धुरी पे। तो इसीलिए हर लॉन्गिट्यूड पे 1 डिग्री यदि लॉन्गिट्यूड जाएगा तो 15 मिनट जो है वो फर्क हो जाता है। तो टोटल चूंकि 180 में बटा हुआ है, 180 में बटा हुआ है, तो टोटल जो है वो एक दिन का 24 घंटे का जो है वो फर्क पड़ जाता है। तो ऐसे में जो है 180 इधर 180 इधर, पूरे 360 में बटी हुई है। तो इसमें जो है, ये मैंने आपको सही बोला है, देख लीजिएगा। एक लॉन्गिट्यूड में शायद कितने मिनट का डिफरेंस है, चेक कर लीजिएगा, मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ। एनीवेज शायद 4 मिनट का है ये। तो 15 लैटिट्यूड में 1 घंटे का है, सॉरी 15 लॉन्गिट्यूड में 15 डिग्री डिफरेंस होने पे 1 घंटे होता है, लाइक दिस। ओके, अब मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपको कि जो इंटरनेशनल डेट लाइन किसको कहते हैं, तो ये 180 डिग्री ईस्ट मेरिडियन जो होता है उसको पॉपुलरली इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यदि आप वेस्ट से, मतलब इंग्लैंड से होते हुए इंडिया की तरफ आ रहे हैं, तो आप जो है एक दिन लूज कर जाते हैं। जैसे यहाँ पे यदि 11 अप्रैल है तो यहाँ पे आपको आते ही जो यहाँ 12 अप्रैल हो जाएगा, मतलब कि आपको एक भी मिनट नहीं मिलेगा, 11 अप्रैल आपका गायब हो जाएगा, यहाँ 12 दिखेगा। और मतलब यहाँ से उल्टा जाते हुए में आप एक दिन गेन कर लेते हैं जब यदि ईस्ट से वेस्ट जाते हैं। तो ये एक बहुत ही पॉपुलर लाइन है, बहुत पॉपुलर फिनोमेना है जो ज्योग्राफी में हर जगह पूछा जाता है, इसलिए आपको जानना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा गया, इसमें जितने क्वेश्चन मैंने आपको पूछा है ना, सभी इनके 5 साल में कहीं ना कहीं हुआ है। सबको मैंने जुटा दिया एक तरह से आपको याद कराने के लिए, और कुछ कुछ और एडिशनल क्वेश्चन जोड़ दिया है। विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब यहाँ देखिए डूरंट लाइन जो है इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है। मैकमहन लाइन इंडिया चाइना जिसको लेके झगड़ा होता है। रेड क्लिफ लाइन इंडिया बांग्लादेश के बीच में भी है और इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी है। LOAC जो है वो इंडिया पाकिस्तान बीच में नहीं है, ये इंडिया चाइना के बीच में है। LOAC मतलब हुआ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इंडिया पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर में LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल। दोनों में फर्क जानते हैं क्या होता है? LOC जब इंटरनेशनल मीडिएशन से कोई एकदम फिक्स जो है सेना को लौटा दिया जाता है कि यहाँ तुम रहो यहाँ तुम रहो लड़ाई के बाद, तो उसको लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। लेकिन जब अपने आप बिना किसी मध्यस्थता के पता नहीं कहाँ तक कौन चला गया है, कोई हिसाब नहीं है, तो उसको LOAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो जहां है वैसा। विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड। जस्ट वॉर थ्योरी जो है थॉमस एक्विनास ने दिया था, और भी कई लोगों ने, ह्यूगो ग्रोटियस ने भी दिया है, तो आपको जानना चाहिए। एक और थिंकर ने दिया है जो मैं भूल रहा हूं, तो आप देख लीजिएगा। न्यू वॉर थ्योरी मेरे गाइड में देख लीजिएगा। न्यू वॉर थ्योरी मैरी कैल्डर ने दिया, जो कई बार पूछा जाता है। न्यू वॉर जो है वो पोस्ट कोल्ड वॉर, जब कोल्ड वॉर खत्म हो गई उसके बाद जो इंट्रा स्टेट जो वॉर होती है, जम्मू कश्मीर अपने चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट में मान लीजिए नागालैंड में, और इस तरह की इंसर्जेंसी जो चलती है कंट्री के अंदर ही, जो कि अधिकतर आइडेंटिटी, रिलीजियन या कल्चर के आधार पे जो क्लास होती है उसमें नॉन स्टेट एक्टर भाग लेते हैं, उसको न्यू वॉर मैरी कैल्डर ने कहा है। सिविलाइजेशनल वॉर थ्योरी ह्यूगो ग्रोटियस नहीं दिया, इन्होंने तो जस्ट वॉर थ्योरी दिया है। इसको देने वाले हैं सैमुअल पी हंटिंगटन, जिन्होंने बुक लिखा था क्लास ऑफ सिविलाइजेशन। इनका ये कहना था कि अब नए जमाने में जो वॉर होगी वो कंट्री के बीच में ना होकर के सिविलाइजेशन के बीच में होगी। और ये सही दिखता भी प्रतीत हुआ जब 2001 में 9/11 हुआ, तो मुस्लिम वर्ल्ड और क्रिश्चियन वर्ल्ड की लड़ाई के रूप में इसको देखा गया हंटिंगटन के इस बुक के कॉन्टेक्स्ट में। इसके अलावा यहाँ मैंने एंड ऑफ हिस्ट्री थ्योरी दिया है, जो फ्रांसिस फुकुयामा ने दिया था। वैसे तो कई लोगों ने दिया है, इवन हेगेल माने जाते हैं, डैनियल बेल ने भी एंड ऑफ आइडियोलॉजी का थ्योरी दिया है। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इस बुक की, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन 1992, फ्रांसिस फुकुयामा, जो अभी भी हैं हमारे बीच और काफ़ी इस पे थेसिस देते हैं। आप इसकी इनकी जाके भी सुन सकते हैं इंटरव्यू।
तो ये सही है, ये सही नहीं है। विच इज नॉट करेक्टली मैच लुक ईस्ट पॉलिसी, नरसिम्हा राव ने दिया था, मतलब प्रोपाउंड किया था या उस पर एक्ट किया था। लुक वेस्ट पॉलिसी जो है नरेंद्र मोदी, इसके अलावा इन्होंने एक्ट ईस्ट भी इसको बना दिया था, लुक ईस्ट को। और जेन्यून नॉन अलाइनमेंट का जो बात थी वो मोरारजी देसाई ने अपनाया था। नॉन रेसिप्रोकल कंसेंसस का मतलब ये होता है कंसेशंस कि अपने, चूंकि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है इन कंपैरिजन टू इट्स नेबर इंक्लूडिंग पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो ये होता है कि भाई हम 1 to 1 जो है क्विड प्रो क्यों नहीं करेंगे, मतलब तुम हमको ये दो तो हम तुम्हें ये देंगे, ऐसा नहीं होता बड़े भाई छोटे भाई में। तो ये गुजराल साहब ने दिया था, ये जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे, बाद में प्राइम मिनिस्टर बने थोड़े समय के लिए, तो उनका ये कहना था कि हमें अपने नेबर्स को वन साइडेड कंसेशन देनी चाहिए, मतलब नॉन रेसिप्रोकल के, हम तुमको इतना अनुदान दे देंगे, हम उसको लोन नहीं मानेंगे, हम तुमको ग्रांट नहीं देंगे, हमने तुम्हें जो है फ्री में ये दे दिया, हम तुम्हें ये कंसेशन दे दिया, तो जिससे कि एक भाईचारा बने रहे, क्योंकि इंडिया का जो बिग साइज है उसको मतलब फील करके जो नेबर्स है थोड़े डर जाते हैं, और इससे वो क्या होता है चाइना की तरफ थोड़े झुक जाते हैं, नेपाल हो चाहे भूटान हो चाहे मालदीव हो, श्रीलंका। तो ये इंदिरा गांधी ने नहीं दिया था, ये गुजराल जी ने दिया था, जिसको गुजराल डॉक्ट्राइन भी कहते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये जो है अगेन बुक पे मैंने लिया है 2, मतलब 8 बुक आपको दिया है, तो केवल सैंपल है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन और थोड़ा बहुत मेरे गाइड से पढ़ लीजिएगा। तो पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन हांस बर्गनथाउ ने दिया है, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वॉल्स ने, सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो कंस्ट्रक्टिविज्म का बेसिक बुक है वेंट ने, और पावर एंड इंडिपेंडेंस जो है जॉन मेर्सिमर ने नहीं दिया है, ये दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं, जोसेफ ने एंड रॉबर्ट कोएन, जिन्होंने कि प्रपोज किया था नियो लिबरलिज्म अपने इस बुक के थ्रू। यहाँ पे कुछ और बुक देखिए जो सब पूछा भी गया है, प्रिपेयरिंग फॉर 21st सेंचुरी, पॉल कैनेडी, ए ग्रेट हिस्टोरियन, जिन्होंने एक और बुक लिखा था द राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर, ये भी पॉल कैनेडी ने ही लिखा था, ये जॉन मेर्सिमर ने नहीं लिखा है, इसलिए इसको टिक मार लीजिए। कैपिटल इन द 21st सेंचुरी कई एग्जाम में पूछा गया है, थॉमस पिकेटी, और परसेप्शन मिस परसेप्शन इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, रॉबर्ट जर्विस जो एक डिफेंसिव न्यूरियलिस्ट हैं, और जॉन मेर्सिमर जो कि एक ऑफेंसिव न्यूरियलिस्ट है, उन्होंने एक बहुत फेमस बुक लिखा है द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स 2001 में। सो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि ये 40 क्वेश्चन, मेरा दावा है कि इसको यदि आंख बंद करके आप सोचोगे और 5-6 बार रिवाइज करोगे तो शायद हो सकता है यदि आपका लक साथ दे तो 10 से 12 या 15 से 20 क्वेश्चन तक भी इसी के इर्द गिर्द आपको मिल सकते हैं 18 तारीख को। अब आइए हम लोग डिस्कस करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला तो इसके बारे में कुछ चीजें जान लीजिए। 8 क्वेश्चन आपको रहेंगे, उसमें से 4 के जवाब देने होंगे, तो बहुत मुश्किल नहीं है क्योंकि बहुत जनरल क्वेश्चन रहेंगे। आप जानते हैं कि कोई भी 40 मिनट में कोई सोच के तो कुछ लिख नहीं सकता है, तो समझिए ऑन द फ्लाई आपको कुछ भी लिखना है। कितने वर्ड्स, ये आपने कई लोगों ने पूछा है, चूंकि आपके पास 40-50 मिनट है, 40-50 मिनट में एक एवरेज जो राइटिंग स्पीड होती है उसमें बहुत यदि वर्ड लिखेंगे तो आप 800 से 1000 वर्ड लिखते हैं, इसका मतलब एक में क्या 4 से डिवाइड कर दीजिए तो 200 से 250 वर्ड, 200 से 250 वर्ड का मतलब कितना होता है, एक लाइन में करीब 8 वर्ड आप लिखते हैं, तो उसको आप डिवाइड कर सकते हैं, एक पेज होता है, मतलब एक जो पन्ना है ना, इसको इस टाइप से A4, उसमें आप 10-15 लाइन लिख सकते हैं, लाइक दैट। आपको खाली पेजेस रहेंगे उसमें लिखना होगा, उसी में क्वेश्चन पेपर में ही रहेगा। और क्वेश्चन बहुत ही आपको आसान रहेंगे, इसमें 4 तो आप चुन ही लेंगे, उसमें से एक क्वेश्चन जरूर आपको IR थ्योरी पे होगा, जैसे कि वो भी मेन स्ट्रीम पे, लिबरलिज्म वर्सेस रियलिज्म कंपैरिजन, लाइक दैट। एक आपको इन्वायरमेंटल इशू पे जरूर रहेगा, क्लाइमेट चेंज पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, अभी जो क्लाइमेट चेंज चल रहा है उसमें क्या इशू है, NDC किसको कहते हैं जो पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड में हुआ है, इंडिया क्या कर रहा है क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूशन, इस टाइप की बातें इसमें आपको पूछी जाती हैं। देन करंट ग्लोबल पॉलिटिक्स पे काफ़ी क्वेश्चन रहेंगे 4-5, जैसे रसिया यूक्रेन वॉर पे रह सकता है, चाइना ताइवान इशू पे हो सकता है, ग्रोइंग जो टसल है, कोल्ड वॉर अब लोग कहते हैं USA चाइना के बीच में, खास करके जो इंडो पैसिफिक में जो पॉलिटिक्स है, इंडो पैसिफिक वो एरिया जो इंडियन ओशन और पैसिफिक का मिला हुआ, जिसमें कि इंडिया भी आती है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के साथ में, अमेरिका उसमें बहुत घुसपैठ करता है क्वाड के थ्रू, अभी आकुस करके इन्होंने बना लिया है, जिसमें UK, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका घुस गया है इंडो पैसिफिक में। क्वाड में इंडिया भी है, जापान और ऑस्ट्रेलिया USA के साथ में। RCEP 15
कंट्रियों का एक समूह है जिस जो चाइना के द्वारा मतलब प्रोपाउंडेड है या स्पॉन्सर्ड, इसमें इंडिया नहीं शामिल हुआ है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे भी पूछा जा सकता है। चाइना की डेट पॉलिसी है, वो सबको डेट दे करके अपने झांसे में लेता है, अफ्रीका से लेके एशिया के छोटे कंट्री को। IPEF जो है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, पार्टनरशिप फ्रेमवर्क इसको कहते हैं, ये अमेरिका का RCEP का एक तरह से काउंटर है, जवाब है। तो मतलब इंडो पैसिफिक के पॉलिटिक्स पे भी आपको पूछा सकता है। रसिया यूक्रेन का जो फॉल आउट है, चलिए कुछ क्वेश्चन हम गेस करते हैं। ये सब गेस है, ऐसा आएगा ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ कुछ आप थोड़ा पढ़ लीजिए। लाइक डिस्कस द जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑफ रसिया यूक्रेन वॉर। अब इसमें देखेंगे तो एनर्जी क्राइसिस हुई, फूड क्राइसिस हुई, इससे पूरा एक रीअलाइनमेंट हुआ, ये सब आप लिख सकते हैं। जैसे इंडिया थोड़ा रसिया के तरफ दिखने लगा, रसिया चाइना बहुत क्लोज आ गया, और इससे चाइना की जो है कद बढ़ गई। तो एक रीअलाइनमेंट हुआ। आप देखेंगे तो ईरान, अब सऊदी अरब भी उसके साथ हो गया है, ईरान, सऊदी अरब, इजिप्ट भी, चाइना, रसिया, और इंडिया भी कहीं बीच में खड़ा दिखता है। तो एक अलग, और वेस्टर्न वर्ल्ड अलग एक ग्रुप जैसा दिखता है। ये सब जियो पॉलिटिकल हुआ है, मतलब वर्ल्ड में थोड़ी सी बदलाव हुए हैं जो लेके काफी। व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस फॉर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन व्यू ऑफ ग्रोइंग टसल बिटवीन USA एंड चाइना इन इंडो पैसिफिक। इंडिया को इसमें थोड़ा सा अजीब सिचुएशन है। एक तरफ इंडिया जो है क्वाड का, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ इसका, एक तरफ इंडिया क्वाड का मेंबर है, तो दूसरी तरफ वो रसिया यूक्रेन वॉर में रसिया को हेल्प करता नजर आता है। एक तरफ वो चाइना से छिटका हुआ है RCEP में, BRI में, तो एक तरफ वो ब्रिक्स का मेंबर भी है, और चाइना के साथ वो यूएस मतलब रसिया के साथ खड़ा भी दिखता है। तो ये सब थोड़ी इंडिया को फॉरेन पॉलिसी में एक नट जैसा काम करना पड़ रहा है, USA और चाइना के बीच में जो तनाव बढ़ रहा है इंडो पैसिफिक में। अब यहाँ पे पॉलिटिकल थ्योरी से आप, सॉरी IR थ्योरी से पूछ सकते हैं कि जो दो मेन स्ट्रीम थ्योरी हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, नियो रियलिज्म और लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म, इसको नियो लिबरलिज्म भी कह सकते हैं, इन दोनों में कंपेयर करो, कंट्रास्ट करो। ये तो मैंने कितनी बार बताया है, दोनों में काफ़ी सिमिलरिटी भी है। दोनों स्टेट को रैशनल एक्टर मानते हैं, दोनों एनार्किकल वर्ल्ड ऑर्डर को मानते हैं, दोनों ये मानते हैं कि स्टेट जो है वो कैलकुलेट करता है अपने डिसीजन के पहले, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता है। लेकिन दोनों जो है इंस्टीट्यूशंस के एफिकेसी को लेकर के डिफरेंट हो जाते हैं। दोनों जो गेन होते हैं इंटरनेशनल कोऑपरेशन में, उसको लेके अलग हो जाते हैं। जैसे न्यू रियलिज्म जो है वो रिलेटिव गेन की बात करता है, तो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म जो है वो एब्सोल्यूट गेन की। इसके अलावा न्यू रियलिज्म जो है इंस्टीट्यूशन और जो इंटरनेशनल रेजिम है उसके इफिकेसी को उतना वो महत्व नहीं देता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ए रीजन इन इंटरनेशनल रिलेशन? तो रीजन एक ऐसा एक क्षेत्र होता है ग्लोब में, जहाँ पे कि स्टेट जो है वो अपने ज्योग्राफी के चलते, कल्चर के चलते, लैंग्वेज के चलते एक अलग टाइप का इंट्रैक्शन डेवलप करते हैं जो दूसरे से रीजन से अलग हो जाता है, उसका एक अलग कैरेक्टरिस्टिक, एक सिस्टम बन जाते हैं। जैसे आप साउथ एशिया देखिएगा, तो सब जो है वो एंशिएंट सिविलाइजेशन के पार्ट हैं, एक तरह के लैंग्वेज को भी कई बार कॉमन लैंग्वेज शेयर करते हैं, कॉमन कल्चर शेयर करते हैं, कॉमन सिविलाइजेशन शेयर करते हैं, कॉमन जो है उनका वर्ल्ड व्यू होता है, और ज्योग्राफिकली एक एरिया में होते हैं। तो साउथ एशिया एक रीजन है हर तरीके से, उनका सिक्योरिटी भी जो है वो एक अलग कॉम्पैक्ट बन जाता है। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक यदि देखिएगा साउथ एशियन रीजन का, तो इसका कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक लिखना चाहिए आपको, इकोनॉमिक लिखना चाहिए, जियोपॉलिटिकल लिखना चाहिए, और यहाँ का जो इश्यूज है वो भी इसको एक स्पेशल बनाते हैं, इस टाइप के आपको लिखना होगा इसमें। डिस्कस द टर्म नेशन बिल्डिंग एंड स्टेट बिल्डिंग, ये दोनों बहुत ही फर्क है। नेशन बिल्डिंग मतलब ये होता है कि कैसे आप जो है एक नेशन बनाते हैं। जैसे कि इंडिया को भी एक नेशन बनाने की अभी तक प्रक्रिया जारी है, क्योंकि आपको स्टेट मिला था, स्टेट तो आपको ब्रिटेन दे के चला गया, लेकिन उसको एक नेशन में कैसे कन्वर्ट करें, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत बता रहा हूँ। स्टेट बिल्डिंग एक अलग है, जहाँ स्टेट के इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गन्स, उसको कैसे आप स्ट्रॉन्ग करते हैं, आर्मी, मिलिट्री, कोर्ट, जज, लेजिस्लेचर, और एक व्यवस्था बनाते हैं जिससे कि नेशन जो है उसकी गवर्नेंस स्ट्रांग हो सके। तो इसमें कहाँ कहाँ चल रहा है, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप देखिए, अफगानिस्तान में जब US ने अटैक करके उसको एक तरह से नेस्त नाबूद कर दिया तालिबान के, तो वहाँ पे वो नेशन तो थी लेकिन स्टेट नहीं थी, तो स्टेट बिल्ड कर रहे थे। इस तरह स्टेट बिल्डिंग जो है वो इराक में भी उन्होंने करने की कोशिश की, इस टाइप की। इंडिया में जैसा मैंने बताया कि जब हमको स्टेट तो मिल गया आज़ादी के बाद, लेकिन हमें नेशन भी बनाने की प्रक्रिया वो कंटिन्यूअस रही, अभी भी चल रही है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, ये मैंने इसलिए लिया है क्वेश्चन कि ये ह्यूमन राइट्स में बहुत इंपॉर्टेंट आज के समय में है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट का R2P का मतलब ये होता है कि जो स्टेट है उसकी जिम्मेदारी है
कि वो अपनी पॉपुलेशन को, अपनी जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसको किसी तरह के ह्यूमन राइट वायलेशन से बचाए, उसको टिरनी से बचाए, उसको जो ज्यादती होती है, जुल्म होता है, उसकी जो फ्रीडम है और उसको ह्यूमैनिटी के नाते जो उस पर अत्याचार किया जाता है, रेप हो, बलात्कार हो, कहीं किडनैपिंग हो, इस टाइप का यदि बहुत ज़्यादा हो रहा है, टेररिज्म से उसको बचाना है। और यदि उसमें वो फेल कर जाते हैं या खुद ही जो है अपने सिटीजन को तबाह करते हैं, तो यहाँ पे बड़ा कंट्रोवर्शियल है जो सेकंड पार्ट है, हाउ इट इज रिलेटेड टू ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन इन द केस ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट। तो ये कहा जाता है कि यदि खुद ही स्टेट जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट का पालन ना करे, अपने सिटीजन को ना बचाए या खुद उसके ऊपर जुल्म करे, तो जो वर्ल्ड कम्युनिटी है, जो अदर स्टेट है, उनको अधिकार है कि यूनाइटेड नेशन के थ्रू या अपने से मिल करके वो मिलिट्री इंटरवेंशन करके उस पीपल को बचाएगा, चाहे वो उसकी सॉवरेनिटी को आहत क्यों ना करता हो। इसको थोड़ा और पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन मैंने बनाया है। इस पर ये क्वेश्चन उठता है कि जैसे कि आप देखिए ह्यूमन राइट के नाम पे अब इराक पे आपने चढ़ाई कर दिया अमेरिका ने, तो टेररिज्म के नाम पे आपने अफगानिस्तान पे किया, तो ये एक तरह से इंटरवेंशन हो जाती है। डिस्कस द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन इन करंटली ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन वॉर। ये मैंने इसलिए लिया है कि उन्होंने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि डिस्कस द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन इन अरब पैलेस्टाइन या अरब इजराइल वॉर। तो अभी तो रशिया यूक्रेन वॉर में देखिए कितना टूथलेस है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है, उसकी कोई भी प्रस्ताव आती है उस पर वीटो लग जाता है, तो कुछ होता ही नहीं है। आईसीसी ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया तो उससे क्या होता है। तो एक यूनाइटेड नेशन का जो एक खोखलापन है ना, वो रशिया यूक्रेन वॉर ने पूरी तरह खोल के रख दिया है। डिस्कस द सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी रिस्पॉन्स टू द करंटली ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन वॉर। ये उसी का पैराफ्रेज है कि इंडिया बहुत ही एक नट का काम, बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है। एक साथ वो वेस्टर्न वर्ल्ड को भी नाराज नहीं करना चाहता, लेकिन रशिया को वो सपोर्ट भी कर रहा है। इसके चलते हमें चीप ऑयल मिल रहा है, उससे हमारी इकोनॉमी को थोड़ा फायदा हुआ है, रुपी और रूबल में ट्रेड हुई है, हम थोड़े बहुत जो है एक अलाइन होते हुए दिख रहे हैं एक अलग फोर्स के साथ में। वेस्टर्न वर्ल्ड थोड़ी परेशान है, लेकिन चूंकि वो बिजनेस में विश्वास रखते हैं और इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है, तो वो कसमसा करके भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो इस पूरे रशिया यूक्रेन वॉर में इंडिया ने बहुत ही समझदारी से एक अपना रियल, जिसको बोलते हैं अपने सेल्फ इंटरेस्ट में या नेशनल इंटरेस्ट में एक्ट किया है, बिना इसकी परवाह किए हुए कि वेस्टर्न वर्ल्ड क्या सोचता है। तो इस सब बारे में आपको लिखना है। व्हाट आर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने एक बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पूछा है। तो एसडीजी अभी जो है 2015 से 2030 के बीच में जो है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वर्ल्ड ने यूनाइटेड नेशन के तत्वाधान में, मतलब उसके एम्बिट में जो है इन्होंने 17 एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाए, जैसे कि नो हंगर, नो पॉवर्टी, इक्वालिटी, लाइक दैट। तो इसको आपको थोड़ा डिस्कस करना चाहिए। बहुत थोड़ा कर सकते हैं 17 में से 2-4 लेकर के, और उसमें इंडिया का क्या रोल है एंड लाइक दैट। सो डियर स्टूडेंट, आई थिंक कि इससे आपको एक आइडिया मिला होगा कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, आपको कितने वर्ड में लिखना है और किस किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि केवल जो 2 दिन बच गए ना, 2 ही चीज पढ़िए। एक तो आईआर गाइड आप ले लीजिए इंस्टामोजो से, ये सबसे अच्छा है। ऑफकोर्स बहुत ज्यादा है, जितना उतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन जितना हो सकता है 2 दिन में पढ़ लीजिए। यदि नहीं खरीदे अभी तक आप, तो ये नॉमिनल कॉस्ट पे अवेलेबल है। और केवल और कुछ मत देखिए, 5 जो है इसको लगा करके 5 पास्ट ईयर पेपर मैंने डाल दिया है, उन सबको कम से कम 8-10 बार देख जाइए। एक 5-5 मिनट लगता है, 5 मिनट लगेगा देखने में, जल्दी देख जाइए। उसी से घूम फिर करके क्वेश्चन आएगा और इससे जो है बाकी इससे रिवाइज कर लीजिए। ओके देन, यदि आप CUET PG की तैयारी कर रहे हैं या और किसी भी एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जो टेस्ट सीरीज एंड काउंसलिंग अभी ओपन है, फॉर्चुनेटली अभी कुछ महीने और चलेगा। उसको यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं नॉमिनल कॉस्ट पे, तो अपना नेम एंड टेलीग्राम मोबाइल नंबर जो है इस मेल पे भेजिए, आपको आगे गाइड किया जाएगा। CUET PG गाइड आप यहाँ से ले सकते हैं और 1500 MCQ यहाँ से, इसके डिस्क्रिप्शन में भी इसके डायरेक्ट लिंक दिए जाएंगे। वैसे अमेजन पे जाके आप सीधा लिखिए उसके सर्च बॉक्स में पॉल साइंस हेल्प, और आपके सारे बुक जो हैं वो उसमें दिख जाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये वीडियो रियली बहुत पसंद आया होगा। मैं थक तो जरूर गया हूँ क्योंकि दिन भर मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है, लेकिन मुझे आशा है कि मेरा ये प्रयास आपके लिए थोड़ी राहत लेकर के आएगा और आप थोड़े मुस्कुराते हुए एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे। और यदि आप मुस्कुराते हुए निकलो भी, तब तो जरूर शेयर करना। वैसे भी सब लोग क्वेश्चन जरूर भेजना। 18 तारीख को देखेंगे कितना इसमें से मिल पाता है। गुड लक, बाय।